अकरम और वासिफ दोनों मोहल्लेदार थे। शहर से कदरे मज़ाफ़ात में एक नौ तामीर शुदा रिहायशी प्रोजेक्ट में इनके घर थे। वासिफ का तो अपना बंगला था, जबकि अकरम 80 गज के एक मकान किराए पर लेकर रह रहा था। इलाका अच्छा और पुरसुकून था, चौड़ी सड़क, बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत पार्क और पुरसुकून माहौल। यूँ इन दोनों दोस्तों को वहाँ रहते हुए अब 13 बरस बीत चुके थे। ये इलाका पाइन सिटी के नाम से मौसूम था। अकरम और वासिफ एक बड़ी तजारती कंपनी में मुलाजिम थे। वासिफ सेल्स मैनेजर था और अकरम इसका मातहत। क्योंकि अकरम का मकान वासिफ के मकान से एक फरलांग के फासले पर था, इसलिए वो अक्सर वासिफ के साथ इसके घर उतर आता और वहाँ से चहलकदमी करता हुआ अपने घर चला जाता। वासिफ एक दूरअंदेश शख्स था, इसमें फ़ौरन किसी फैसले पर पहुँचने और इस पर अमल करने की सलाहियत मौजूद थी। यही वजह था कि वो तरक्की करते करते सेल्स मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गया। इसके बरक्स अकरम की क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर थी और अमल करने की सलाहियत इससे भी कम थी, इसलिए वो कंपनी में अब तक कोई ओहदा हासिल न कर सका था। रोज़ वो दोनों घर जाने के लिए दफ्तर से साथ ही निकले। फिर इन्होंने एक स्टोर से कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, फिर घर की तरफ रवाना हो गए। मेन शाहराह से निकलने के बाद जब वो पॉइंट सिटी के इलाके में दाखिल हो रहे थे तो सड़क पर दूर दूर तक ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा था। चौड़ी सड़क पर बिजली के खंभे ज़्यादा फासले पर लगे हुए थे, इसलिए रोशनी बहुत कम थी। इसी वजह से इन दोनों में से कोई भी इस बच्चे को ना देख सका जो फुटपाथ पर साइकिल चलाता हुआ जा रहा था और फिर अचानक वो सड़क पर उनकी गाड़ी के करीब उतर आया। वासिफ की गाड़ी और बच्चे की साइकिल का दरमियानी फासला बहुत कम था और ये वाक़या जिस तेज़ी से पेश आया, इसे देखते हुए यकीनी तौर पर कहा जा सकता था कि वासिफ की जगह अगर कोई और भी होता तो ये हादसा रोनुमा होने से नहीं रोक सकता था। अकरम चौंके इसके बराबर में बैठा था, इसीलिए इसने यह वाक़या खुद अपने आंखों के सामने वकूअ पज़ीर होता देखा था, इसलिए वह मुकम्मल यकीन से कह सकता था कि इसमें वासिफ का कोई कसूर ना था। साइकिल गाड़ी से टकराई, शीशा टूटने की आवाज़ उभरी और फिर साइकिल बच्चे समेत वासिफ के ब्रेक लगाते लगाते भी कार तकरीबन 30 फुट आगे निकल गई। गाड़ी रुकते ही सबसे पहले अकरम अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर दौड़ता हुआ साइकिल के करीब पहुंचा। साइकिल किसी खिलौने की तरह तुड़मुड़ गई थी, इसके कई हिस्से टूट गए थे और बच्चा सड़क पर ऊंधे मुंह बेहोश हरकत पड़ा था। अकरम को बच्चे के करीब जरा भी हो नजर न आया। इसने इसे सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया। रुक जाओ अकरम, वासिफ ने अचानक पीछे से कहा। बच्चे को हाथ मत लगाना। अकरम ने हैरत से वासिफ की तरफ देखा, इसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। मुमकिन है सड़क की नाकाफी रोशनी की वजह से ऐसा नजर आ रहा हो। क्यों? इसने पूछा। बस मैंने कहा ना इसे हाथ मत लगाना, मगर मुमकिन है इसे ज़्यादा चोट आई हो। अकरम ने कहा, मैं फ़ौरन इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। सुनो अकरम, पहले मेरी बात सुन लो। वो अकरम को घसीटता हुआ गाड़ी के अंदर ले आया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। अकरम अगर चाहता तो इसी वक्त कार से उतर सकता था और बच्चे के लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त कर सकता था और इसे करना भी यही चाहिए था। वासिफ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसे बाद में मालूम हुआ कि अगर बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाती तो इसका जिंदा बच जाना कोई मौजदा ना होता। वासिफ दफ्तर में अकरम का अफसर था। वो इसका मातहत और सालों से इसके अहकामात की तामील करता रहा था। जैसा कि मज़कूर हो चुका, वासिफ बेहद दूरअंदेश था, बल्कि इसमें क़ुव्वत फ़ैसला की बेपनाह सलाहियत थी। लिहाजा वो अकरम को गाड़ी में बिठाकर हादसे के मकाम पर ले आया। वहाँ से इसने कांच के कुछ टुकड़े उठाए। ये टुकड़े इसकी गाड़ी की हेडलाइट्स के टूट जाने की वजह से सड़क पर बिखर गए थे। वो वापस आकर स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया। पुलिस इस किस्म की चीज़ों से मतलूबा गाड़ी की तलाश कर लेती है। वासिफ ने चालाकी से ये कहते हुए हेडलाइट्स के टुकड़े एहतियात से सीट पर रखे। अकरम ने सर मोड़कर पीछे देखा। बच्चा इसी जाविये से बेहोश हरकत सड़क के किनारे मलगजे अंधेरे में पड़ा था। फिर इसी मुख्तसर वक्त में वो दोनों अपने अपने घरों तक का फासला तय कर चुके थे। अकरम जिस वक्त साइकिल और बच्चे के साकित जिस्म का मुआयना कर रहा था, इस वक्त वासिफ का ज़हन तेज़ी से हालात का जायजा लेकर एक मनसूबा मुकम्मल करने में मसरूफ़ था। इसने 2 मिनट के कलील अरसे में हालात का जायजा लेकर इनसे निपटने के लिए जामे मनसूबा तैयार कर लिया। हादसे के वक्त किसी ने भी इन्हें या इनकी गाड़ी को नहीं देखा था। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे। जिस जगह ये हादसा पेश आया वहाँ अभी बहुत कम मकानात या आबादी थी, सिर्फ चंद मकान थे, इनमें भी अंधेरा नजर आ रहा था। खाने का वक्त हो चुका था, इस सड़क पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था। नीज हादसा पेश आने के सिर्फ 5 मिनट बाद इनकी गाड़ी वहाँ से 3 मील के फासले पर पहुँच चुकी थी। वासिफ ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और कन अखियों से इसे देखने लगा। तुम सुन रहे हो अकरम? अकरम को इसकी आवाज़ बैठी हुई लगी, शायद वो भी इसकी तरह खौफ का शिकार था। मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें मालूम है हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? इसने इस मामले की इब्तदा ही से हम और हमें के अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। तुम ज़हीर से वाकिफ़ हो, वो पहले तुम्हारी जगह काम करता था। मेरे इससे बड़े अच्छे मरासम थे। एक रात इस गाड़ी के नीचे एक बुढ़िया आ गई। सारा कसूर बुढ़िया का था, वो उजलत में थी, मुमकिन है ऊंचा भी सुनती हो। बहरहाल वो अचानक ज़हीर की गाड़ी के सामने आ गई, जिस तरह अभी वो अहमक लड़का हमारी गाड़ी के सामने आ गया। ज़हीर कोशिश के बावजूद इस बुढ़िया को ना बचा सका। इसके बाद ज़हीर का जो हशर हुआ वो सुनने के काबिल है। इसने गाड़ी रोक ली। बुढ़िया बुरी तरह जख्मी हुई थी। ज़हीर ने सोचा इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। अभी वो बुढ़िया को सड़क से उठा ही रहा था कि पुलिस की एक गश्ती गाड़ी वहाँ आ गई। जब पुलिस वालों ने बुढ़िया की नाजुक हालत देखी तो उन्होंने ज़हीर को डाल लिया। तुम्हें मालूम है अकरम,
के बाद में इस बेचारे जहीर के साथ क्या हुआ, जहीर का मुस्तकबिल तबाह हो गया। अदालत ने इसे पूरे 5 साल की सजा दी। इसकी मुलाजमत छूट गई। वकीलों के अदालत के चक्कर में इसे बड़ा पैसा बर्बाद करना पड़ा। आखिर एक होशियार वकील ने इसकी सजा मुअत्तल करा दी। बुढ़िया के वारिस बहुत लालची थे, उन्होंने जहीर पर अलहदा मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे का फैसला भी जहीर के खिलाफ हुआ। अदालत ने जुर्माने के तौर पर जहीर को लाखों रुपए अदा करने का हुक्म दिया। कुछ रकम बीमा कंपनी वालों ने अदा की, बाकी इसे अदा करना पड़ी। लेकिन इसका सब कुछ बिक जाने के बावजूद रकम पूरी ना हो सकी। जहीर आज भी बेरोजगार और लाश है। वो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। तुम देखना एक रोज इसका जहनी तौज़ुन बिगड़ जाएगा। अब तुम्हें मालूम हुआ कि हम जैसे बेगुनाह लोगों का क्या हश्र होता है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इस लड़के को बचा सकता था? क्या इसमें कोई मेरा कसूर था? नहीं। लेकिन क्या हम इसे डॉक्टर, फिर भी हमारा वही असर होता जो जहीर का हुआ। मैं कहता हूँ वो बच्चा बिल्कुल जहमी नहीं हुआ, सिर्फ बेहोश हुआ था। लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो वो लड़का जहमी हो गया था, फिर क्या होता? कोई भी हमारे बयान पर यकीन ना करता। वो सबसे पहले हमें वही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते। कोई बईद नहीं कि नशे का इल्ज़ाम भी थोप देते। वासिफ ने तेज सी आवाज़ में कहा, फिर अकरम को गुम पाकर मजीद बोला, अकरम इस हादसे में हमारा ज़रा भी कसूर नहीं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। वो कहते कि तुम लोगों ने आपस की गपबाजी और बेदहानी में इस लड़के का एक्सीडेंट कर दिया। ये दुनिया बहुत कमीनी है। हर शख्स दूसरे को फाड़ खाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। पुलिस तो हमारे बयान पर बिल्कुल ही ना यकीन करती, उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करती। बच्चे के वालिदैन अलहदा हट जाने का दावा करते। ये सब बातें सामने रखते हुए तुम क्या कहोगे? क्या हमने वहाँ से भागकर कोई गलत हरकत की है? जबकि हमें मालूम है कि इस बच्चे को ज़्यादा चोटें नहीं आई। इसके अलावा इस हादसे में हमारा कोई कसूर नहीं था। अकरम जानता था कि वासिफ अगर चाहे तो अपने दलाइल से एक बंदर को भी यकीन दिला सकता है कि वो बंदर नहीं बल्कि आदमी है। यही वजह थी कि अकरम इस वक्त करीब करीब इसका हम ख्याल हो गया। इसने जहीर की बर्बादी का नक्शा खींचकर जो सवालात उठाए थे, इसका अकरम के पास कोई जवाब न था। अगर इसके तस्वर में बार बार इस बच्चे के बेहिस्सो हरकत जिस्म घूमना रहा होता तो शायद वह इस मामले में वासिफ से पूरी तरह मुतफिक हो जाता। मुझे खुशी है अकरम कि तुम अब हालात पूरी तरह समझ गए हो। वासिफ ने इसे खामोश देकर अपने तई रजामंद पाकर कहा, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चा भी चंद रोज में ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी साइकिल टूटने का वाकई अफसोस है। मैं कोई ना कोई तरकीब सोच लूंगा कि इससे नई साइकिल मिल जाए, या किसी खुद सहायता इनामी स्कीम के तहत मैं इसे नई साइकिल दिला ही दूंगा। और हाँ अकरम मियाँ, इन सारी बातों में से एक अहम बात मैं भूल ही गया। आज तो तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना थी। क्या तुम्हें मालूम है कि आज दफ्तर में अफसरों की मीटिंग हुई थी? हमने तुम्हारी पिछले 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लेकर मुतफिका तौर पर फैसला किया कि तुम्हारी सख्त मेहनत और काविश के पेश नज़र तुम्हारी तनख्वाह में 10,000 का इजाफा कर दिया जाए। आइंदा माह से कंपनी तुम्हारी तनख्वाह में 10,000 का इजाफा कर देगी। अब तो खुश होना यार, घर जाकर जब तुम ये मुद्दा अपनी बीवी को सुनाओगे तो वो खुशी के मारे तुमसे लिपट जाएगी। खूब ऐश करना दोस्त। वासिफ ने ज़बरदस्ती का एक अदद कहका भी झाड़ दिया। अचानक अकरम ने महसूस किया कि गाड़ी का रुख घर की बजाय दोबारा शहर की तरफ हो गया। वासिफ ज़्यादातर गलियों में गाड़ी घुमाता रहा। जब वो मजबूरन किसी सड़क का रुख करता तो गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की कर देता और इसकी नज़रें चारों तरफ पुलिस की कार तलाश करती रहती। 2 मरतबा इसने मोड़ पर पहुंचकर गाड़ी की रोशनियां गुल कर दी। अकरम इसकी इस हरकत का मकसद समझ गया। वासिफ की गाड़ी की एक हेडलाइट टूट चुकी थी। शहर में एक हेडलाइट रोशन करके गाड़ी चलाना जाहिर है जुर्म ही था। पुलिस फौरन पकड़कर पूछ लेती, मशकूक भी हो जाती, पूछ भी सकती थी कि हेडलाइट कैसे टूटी वगैरह वगैरह। लामहाला टूटी हुई हेडलाइट किसी हादसे का ही शिकार लगती है। वो चिल्ला कर पुलिस को क्या जवाब देता? वो इस वक्त शहर की बड़ी आबादी में दाखिल हो गए थे। अकरम अब भी हैरान था कि आखिरकार इस आवारागर्दी से वासिफ का मकसद क्या है, लेकिन इसने इससे बराह रास्त इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया। वो इससे इसका इरादा तब्दील करने का और मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक दफ़ा जो फैसला कर लेता इस पर अमल कर नहीं छोड़ता, लिहाजा वो खामोश ही रहा। शहर में दाखिल हो जाने के बाद अचानक वासिफ ने इससे कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अकरम इस वक्त उस्ताद फरीद का गैराज खुला हुआ होगा, क्यों ना हम इस चीज़ें नई हेडलाइट लगवा लें। अकरम ने ज़ेर लब कुछ कहा, खुद इसे मालूम नहीं था किसने क्या कहा। वो देख रहा था कि वासिफ का जहन इस वक्त बड़ी तेज़ी से कोई मनसूबा बनाने में मसरूफ़ है। वो हालात का जायजा ले रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अकरम को मालूम था कि उस्ताद फरीद का गैराज इस वक्त खुला हुआ होगा। फरीद को अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए सुबह 9 से रात 11 बजे तक काम करना पड़ता। इसका मकान गैराज के ऊपर ही था। वो गाड़ियों का अच्छा मैकेनिक समझा जाता था। क्यों अकरम मियां, अगर हम टूटी हुई हेडलाइट के बारे में फरीद की कोई खूबसूरत कहानी सुना दे तो कैसा रहेगा? वासिफ ने कहा। अकरम बहरहाल समझ नहीं सका था इसका मतलब क्या है। बाहर क्या उस्ताद फरीद का गैराज करीब आ गया। वासिफ ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। वो बार बार अकबिया आईने में पीछे आने वाला ट्रैफिक देख रहा था, साथ ही इसकी नजरें बार बार फुटपाथ की तरफ जाती। अचानक ही इसने गाड़ी बड़ी फुर्ती से फुटपाथ की तरफ काटी और गाड़ी का एक टायर फुटपाथ पर चढ़ गया। गाड़ी बिजली के खंभे से टकराते बची। देखा इसको? वासिफ आगे जाने वाली गाड़ी की तरफ इशारा करके पूरी कुव्वत से चलाया। दूसरे ही लम्हे वो गाड़ी से बाहर था। वो भरपूर फुर्ती से गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ भागा। इसके हाथ में हेडलाइट्स के टूटे हुए टुकड़े थे जो इसने बिजली के खंभे के पास गिरा दी। अकरम, इसने आवाज़ देकर इसे बुलाया, यहाँ आओ। देखो इस कमीने ने क्या कर दिया, हमारी एक हेडलाइट टूट गई है। कई राहगीर चलते चलते रुक गए। इनमें से अक्सर पलटकर खंबे की तरफ आ रहे थे। वासिफ के वो जुमले इन्हीं राहगीरों के लिए थे। वो गाड़ी से उतरकर इसके करीब आ गया। अगर मैं अचानक देख न लेता तो ज़बरदस्त टक्कर हो जाती। वासिफ ने मजमा से मुखातिब होकर कहा, मैं कहता हूँ ये लोग नशे में होते हैं या इन्हें किसी की परवाह नहीं होती। यकीनन
मजमे में से किसी ने कहा, आप खुशकिस्मत हैं जनाब के मामला सिर्फ हेडलाइट पर टल गया। अगर गाड़ी जोर से खंबे से टकरा जाती तो मडगार्ड का बेड़ा गर्क हो जाता और बदलवाने में बहुत खर्चा आता। वासिफ ने फरीद को सुनाने के लिए खूबसूरत कहानी तैयार कर ली थी। मजमा मुतशर हो गया और वासिफ अकरम को गाड़ी में छोड़कर खुद फरीद के गैराज की तरफ पैदल चल दिया। गैराज चंद कदम फासले पर था। अकरम के तस्वर में एक मरतबा फिर बच्चे का पेशो हरकत जिस्म घूमने लगा। अकरम ने पहली बार संजीदगी से सोचा कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए था और अब क्या करना चाहिए। क्या मैं पुलिस वाले को तमाम हालात से आगाह कर दूं? वो अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका कि उस्ताद फरीद आ गया। फरीद गाड़ी के नुकसान का अंदाज़ा करने लगा। अचानक इसकी नज़र अकरम पड़ पड़ी। क्या हाल है अकरम साहब, आप भी इनके साथ थे? अकरम का दिल चाहा कि वो फरीद को इस मसनूई हादसे की हकीकत से आगाह कर दे और असल हादसे के मुतालिक बता दे, लेकिन वासिफ ने इसे इसका मौका ही नहीं दिया। इसने फरीद से कहा, क्या हाल है, तुम हेडलाइट अभी लगा दोगे? आप अपनी गाड़ी मेरे गैराज में ले आए, सिर्फ 15 मिनट का काम है। फरीद ने जवाब में कहा। हेडलाइट लगने में ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं हुआ। असल हादसे में मडगार्ड का रंग कई जगह से उतर गया था। फरीद ने इसी वक्त दोबारा रंग लगाकर वो ऐप भी छुपा दिया। अकरम का ख्याल था कि अब वो यकीन घर वापस जाएंगे, लेकिन वासिफ का जहर अब भी मनसूबाबंदी में मसरूफ था। इसका वाहिद मकसद ये था कि अगर अब भी पुलिस हादसे की तहकीकात करते करते इस तक पहुंच जाए तो अदालत में किसी तरह ये साबित ना हो सके हादसा इसकी गाड़ी से पेश आया था। जाहिर है सबूत ना मिलने की वजह से अदालत से बेगुनाह करार देते हुए बरी कर देगी। फरीद के गैराज से निकलकर वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट का मालिक अब इन दोनों से अच्छी तरह वाकिफ था। अकरम अब गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते देखकर हैरान रह गया। इस वक्त यहाँ रुकने की क्या जरूरत है वासिफ? क्यों, तुम्हें भूख नहीं लग रही? क्या तुम घर जाकर खाना नहीं खाओगे? तुम्हारी बीवी खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैंने इससे कह दिया है कि फ़ोन पर कह दिया है कि मुझे आज थोड़ी देर हो जाएगी, वो खाना खा ले। वो जवाब में बोला, तुम भाभी को फ़ोन कर दो, हम दोनों आज इधर ही खाना खाएंगे। मेरे सेल फ़ोन की बैटरी डेड होगी। अकरम ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन ले लो। ये कहते हुए वासिफ ने बात करने के लिए अपना सेल फ़ोन निकाल कर अकरम के हवाले किया तो वो अचानक इसके हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा। बेहतियात दोनों ही इसे उठाने के लिए झुके मगर फ़ोन एक गटर में जा पड़ा। दत्त तेरे की, इस हादसे को भी आज ही होना था, वासिफ बोला। मगर फिर इसकी आंखें चमकने लगी। इसने सोचा, अच्छा ही हुआ, ये भी एक सबूत है। सेल फोन ज़्यादा महंगा वाला नहीं था, ना ही वो महंगा फ़ोन रखने का आदी था। जानता था कि सेल गटर के पानी और गलाजत में डूबकर बेकार हो जाएगा। घर जाकर बीवी के फ़ोन से मुतल्लिका कंपनी को शिकायत दर्ज करा देगा। चलो यार बाहर में जाए, खाना तो खाएं। मुझे भूख नहीं है, अकरम ने कहा। भूख नहीं है? वो हैरत से अकरम को देखने लगा। 8 बज चुके हैं, हमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। चलो अंदर चलो, जितनी भूख हो उतना खा लेना। अकरम को इसके साथ रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। फिर जल्दी इस पर वासिफ की भूख का राज खुल गया। वासिफ रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी आज की मसरूफियात तफसील से बताने लगा। इसमें सच और झूठ शामिल था। अकरम समझ रहा था कि वो इस तरह अपने ये गवाह बना रहा है। 8:45 बजे दोनों रेस्टोरेंट से निकले। अकरम ख्यालों में डूबा हुआ था, इसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। अरे ये साला नवीद घर पर मौजूद है। नवीद उनका दफ्तरी साथी था। वासिफ ने नवीद के फ्लैट की रोशनियां जलती देखकर गाड़ी रोक ली। आओ ऊपर चलते हैं। क्यों? बस 1 मिनट के लिए, मुझे इससे कुछ पूछना है। आओ आओ। अकरम का सवाल अहमकाना होता अगर वो जल्दी करता। वो अब दूसरा गवाह बना रहा था। अलमुत्सर उन्होंने नवीद से मुलाकात की। वासिफ ने बातों बातों में से बताया कि वो दफ्तर से निकलकर कहाँ कहाँ गए, क्या क्या काम किए और कहाँ कहाँ किस वक्त क्या क्या खाया। मुमकिन है कि अकरम नवीद के सामने सब कुछ उगल देता, लेकिन इससे इसके ताल्लुकात रस्मी थे। अलबत्ता वासिफ से इसके गहरे मरासम थे। अकरम बेवकूफ़ों की तरह चुपचाप बैठा रहा। वो दोनों बातें करने लगे। इसके बाद वो एक मेडिकल स्टोर में गए। वासिफ ने बुखार की गोलियों का एक पैक खरीदा और खांसी का एक सिरप लगी। फिर इसके मालिक से भी गप्पे हाँकने लगा। मौजू वही था जो साबका गवाहों के साथ वह तैयार कर चुका था। मेडिकल स्टोर में अकरम को अपना एक वाकिफ कार नजर आ गया। इसका नाम उबैद था। वो पहले पुलिस के महकमा में मुलाजमत करता था, फिर वहाँ से रिटायर होकर इसने मेडिकल स्टोर में मुलाजमत कर ली। उबैद दूसरे पुलिस वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब अकरम बचा था तो उसकी ड्यूटी इसे मोहल्ले में हुआ करती थी। मोहल्ले के बच्चे इससे बेहद मोहब्बत करते थे। उबैद अंदर कोई नुस्खा तैयार कर रहा था। जब वो बाहर आया तो अकरम को देखकर बेहतियात इसकी तरफ कदम बढ़ने लगे। उबैद चूंकि साल से पुलिस में रह चुका था, इसलिए इससे अच्छी तरह वाकिफ था। अकरम को इस मसले का बेहतरीन हल इसके सिवा और कोई नजर न आया कि वो उबैद से आज के अलमनाक हादसे पर बात करे, क्योंकि अब इसका ज़मीर इसे बुरी तरह मलामत करने लगा था। अभी इससे उबैद से बात करने का मौका ना मिला कि एकदम वासिफ इसके कंधे पर हाथ मार के बोला, चलो यार घर चलते हैं, देर हो रही है। अकरम अहमकों की तरह पलटकर इसके साथ चल पड़ा। इस तरह इसने एक और बेहतरीन मौका गंवा दिया। वो रास्ते में 2 जगह और रुके, यानी वासिफ ने 2 और गवाह तैयार कर ली। फिर जब इसके घर पहुंचे तो रात के 11 बज रहे थे। अकरम बहरहाल बुरी तरह थक चुका था। इसका इरादा था कि वो इसकी गाड़ी से उतरकर सीधा अपने घर जाएगा, मगर गाड़ी वासिफ के अहाते में दाखिल होते ही वो चौंक पड़ा। वासिफ का चेहरा भी फाक हो गया। अहाते में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। सच तो यह है, पुलिस की गाड़ी देखकर अकरम को बड़ी मुसरत हुई। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार पुलिस इतनी जल्दी किस तरह इस हादसे की तहकीकात करते हुए इस मकान पर पहुंच गई। सिर्फ एक बात समझ में आई थी, वो ये कि किसी शख्स ने हादसा होते हुए देख लिया था, और वो जो कोई भी था इतना हाजिर दिमाग जरूर था कि इसने वासिफ की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। गाड़ी का इंजन बंद करके वासिफ कुछ देर अंदर ही बैठा रहा। जब वो अपनी हैरत पर काबू पा चुका और फिर एकदम अकड़ कर और बदले हुए शक भरे लहजे में बोला, तुमने कोई शरारत तो नहीं कर डाली इस दौरान में? मैंने? अकरम बड़बड़ा कर बोला, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। क्या खबर? अपने सेल फोन पर इधर उधर जरा खिसक कर तुमने 15 पर इतला कर दी हो पुलिस वालों को हादसे की?
वासिफ ने इसे हशमगी निगाहों से घूरा। हरगिज़ नहीं, कसम ले लो, अकरम घबरा कर बोला। मेरा तो फ़ोन ही डेड हो चुका है, बताया तो था, देख लो। कहते हुए इसने अपना सेल फोन दिखा दिया तो वासिफ चुप हो गया। इसका जहन तेज़ी से नए हालात के ज़ावियों पर अहाता कर रहा था। वो गालिबन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार पुलिस किस तरह इतनी जल्दी इसके घर पर पहुंच गई और इससे कहां और कैसे गलती हुई। अब इसका अजाला किस तरह किया जाए। फजूल है वासिफ, अकरम ने कहा। कब तक यहीं बैठे रहोगे? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, इसने कहा, लेकिन तुम खामोश रहना, पुलिस वालों से बात मैं करूंगा। जब तक हालात का सही अंदाजा ना हो जाए कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। अकरम ने बेपरवाही से कंधे झुकाए और दिल में सोचा, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा, लेकिन अगर पुलिस ने मुझसे कोई सवाल किया तो पूरी सच्चाई से इसका जवाब दूंगा। मकान की ऊपरी मंजिल तारीकी में डूबी हुई थी, सिर्फ नीचे हाल में रोशनी नजर आ रही थी। अंदर से किसी किस्म की आवाजें नहीं आ रही थी। वासिफ ने इतलाई घंटी बजाई। दरवाजा एक बावद्दी पुलिस वाले ने खोला और इन्हें अंदर आने का इशारा किया। वासिफ को देखते इसकी बीवी आगे बढ़ी। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था, यूं जैसे इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना हो। आंखें सुर्ख हो रही थी जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। कमरे में सादा लिबास वाला एक पुलिस वाला भी था। वासिफ तुम कहाँ थे? मैंने हर जगह तुम्हें तलाश किया, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। इसकी बीवी की आवाज़ अजीब सी मालूम हो रही थी। वासिफ ने जवाब देने से पहले अकरम की तरफ देखा। वो नजरों ही नजरों में से खामोश रहने की तंबीह कर रहा था। अकरम ने बेपरवाही से पुलिस वालों को देखा। मैं तो अकरम के साथ था, वासिफ ने बताया। हम दोनों ने दफ्तर से निकलकर एक दो जरूरी दफ्तरी काम भुगताए, हेड ऑफिस जाकर फिर हम। लेकिन हैरियत तो है फरी, क्या हुआ है आखिर? वासिफ, फरी ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा और बेहतियार वासिफ से लिपट गई और फूट कर रोने लगी। फरी ये क्या बचपना है? देखो घर में दूसरे लोग भी मौजूद हैं, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? वासिफ, वो राशिद, फरी ने हिचकियों के दरमियान कहा। राशिद वासिफ के लड़के का नाम था। राशिद? हाँ वासिफ, किसी जालिम दरिंदे ने इसे गाड़ी से कुचल कर मार डाला। वो साइकिल पर घर आ रहा था। कौन था वो? वासिफ पूरी कुव्वत से चिल्लाया। इसने फरी को एकदम उससे अलहदा किया। इसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। वो पुलिस वाले की तरफ बढ़ा जो इसे अपनी तरफ आता देखकर सोफे से खड़ा हो गया था। बताओ कौन था वो? मैं इस दरिंदे का गला अपने हाथों से घूंटूंगा। पुलिस वाले ने हमदर्दी से इसके कंधे पर हाथ रखा। सब्र कीजिए जनाब, आप तो मर्द है, आप खुद को संभालिए, वरना आपकी बेगम की हालत क्या होगी। हम मुजरिम को अभी नहीं पकड़ सके, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। कानून इसे इस जुर्म की सजा पूरी देगा। फरी सोफे पर दोनों हाथ मुंह में छुपाए रो रही थी, जबकि अकरम कुदरत के इस कानून पर अंगश्ते बदनदां था जो असल कानून और असल इंसाफ पर मबनी होता है। कितने जतन किए थे वासिफ ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए। अगर वो चाहता तो अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा सकता था, बशर्ते कि इसे पता होता कि इसने अपने ही बच्चे को मार डाला था। अब अपने बच्चे की मौत सुनकर वासिफ वो हादसा भूल गया था जो चंद घंटे पहले इसी के इलाके में इसकी अपनी कार के साथ पेश आया था। अकरम को एक बार फिर इस लड़के का बेहिस्सो हरकत जिस्म याद आ गया जो सड़क के किनारे अंधेरे में ऊंध मुंह पड़ा था। इसकी टूटी हुई साइकिल इसके पास पड़ी हुई थी। पुलिस वाले ने कहा, अफसोस ये है कि बच्चे को फौरन तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकी, वरना मुमकिन था कि इसकी जान बच जाती। इसने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ा है।